आमतौर पर नहीं बोली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री उस भाषा का इस्तेमाल जनसभा में कर रहे हैं और भाषा इस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लग भी रहा है कि जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उन सवालों से उनको कितनी परेशानी हो रही है, कितनी झुंझलाहट हो रही है। प्रधानमंत्री ने कल रैपिड रेल का जब वो उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने जो एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था यूथ कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उस प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है और सवाल उठा रही है कि जब सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो जवाब नहीं मिलता है, लेकिन यह प्रदर्शन का अधिकार तो संविधान ने दिया है, प्रदर्शन पर आपको तकलीफ क्यों हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस समय बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जगत गुरु शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ और उनके शिष्यों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि केस दर्ज कराने वाले कौन है उन पर भी बात की जाएगी, लेकिन शंकराचार्य की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और शंकराचार्य ने कहा है कि गिरफ्तारी होती है तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे, वो गिरफ्तारी देंगे और कोर्ट में बताएंगे कि ये सारा कुछ मामला क्या है और किस तरीके से उनको इन आरोपों में फंसाया गया है। बहरहाल बात करते हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा पर, तो एक बार पहले उनकी उस भाषा को सुन लेते हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और यह यूं कहे कि पूरा विपक्ष हमलावर है प्रधानमंत्री पर। क्या कुछ कहा उन्होंने एआई इंपैक्ट समिट में जो यूथ कांग्रेस के नेताओं का जब प्रदर्शन हो रहा था। एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समारोह में ये बोल रहे हैं। अविनाश जी, उसको लेकर बहुत तल्ख प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कांग्रेस पार्टी से भी और तमाम दूसरे नेताओं की तरफ से भी, लेकिन कि प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं उनको अपनी भाषाई मर्यादा का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। हालांकि बहुत सारी बातें तो उन्होंने संसद के भीतर भी ऐसी कही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था क्या वो उसी तरह का विरोध प्रदर्शन था जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हम लोग उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरीके से जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां किस तरह से उस प्रदर्शन का कारण जो था उससे बदनामी हो रही है या उसके पहले एआई इंपैक्ट समिट की किस तरीके से दुनिया भर में भद्द पीटी है उसका जिक्र, वहां उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आहत नहीं हुए और ना ही उनकी पार्टी के लोग आहत हुए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो एआई समिट स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर और अंतिम दिन तक जो अव्यवस्थाएं वहां दिखाई दी, अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, वहां तो विपक्ष नहीं था, लेकिन जो अव्यवस्थाएं फैली थी और उसमें सबसे बड़ी बात तो यह थी कि प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगे थे कि भाई उनको 6 घंटे के लिए एआई समिट में आम लोगों की जिस तरीके से एंट्री बंद की गई और बाद में पता चलता है कि भाई वहाँ चोरियां हो गई, तो ये व्यवस्थाएं की जिम्मेदारी किसके पास में थी। उनको लेकर प्रधानमंत्री ने आज तक एक बयान नहीं दिया है, बीजेपी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। और दूसरा जो प्रदर्शन हुआ है, भाई जो प्रदर्शन किया गया था वो सिर्फ शर्टलेस प्रदर्शन था, जिसको प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नंगे होकर प्रदर्शन किया गया, सिर्फ शर्टलेस प्रदर्शन किया गया था और सिर्फ नारेबाजी की थी। जो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, जो युवा पहुंचे थे वहां, जिनको बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। बाकायदा उन्होंने जो एंट्री ली थी वो भी कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं ली थी उन्होंने,
जो उन्होंने टिकट लिया गया था, QR कोड से उन्होंने एंट्री ली थी आराम से। उसके बाद जो प्रदर्शन किया, और जब भी उनको वहाँ से हटाया गया तब भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था कि भाई जो आयोजन है उस आयोजन में किसी तरीके का विघ्न डालने की कोई कोशिश नहीं की गई। लेकिन क्योंकि भाई प्रदर्शन को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, खासतौर पर ट्रेड डील को लेकर, और दूसरा एपस्टीन फाइल्स में जिस तरीके से देश के मंत्री का नाम आया है और उनका बचाव किया जा रहा है, वो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई मैं 3-4 बार मिला हूँ, और जबकि जो उनका नाम आया है वो सैकड़ों बार आया है मेल्स में, जिसमें वो एपस्टीन की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और उसको लेकर जब युवा विरोध करते हैं तो अब जिस तरीके तस्वीरें थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं आपको, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो प्रदर्शन है जो यूथ कांग्रेस के नेताओं ने किया था। उस प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं बताया ही आपने। हाँ बिल्कुल, आप तस्वीरों में भी देख लीजिएगा, सिर्फ ये शर्टलेस प्रदर्शन है। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री की टी शर्ट को जो दिखाया गया है कि भाई कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर वो मामला हो या दूसरे तमाम मुद्दे हों, और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर सिर्फ ये प्रदर्शन किया गया था कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर जवाब दें। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे उठाए गए किसी पर जवाब नहीं दिया। आमतौर पर यह कहा भी जाता है कि जो सवाल पूछा जाता है प्रधानमंत्री से वो उसका जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें जो बोलना होता है वो उसका जवाब वो चीज बोलते हैं, वो वही बोलते हैं। उनको बोलना वही है जो उनको बोलना है, सवाल से मतलब नहीं होता है कि सवाल क्या पूछा गया है। ये उस प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो AI इम्पैक्ट समिट में जो दिल्ली में हुआ, जो यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से ये प्रदर्शन किए थे, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहां उनके हाथ में वो टी शर्ट है, जो टी शर्ट लहराई गई थी संसद में भी कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रधानमंत्री दबे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आरोपों का वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप इतनी भद्दी भाषाओं में, इतने एक अपमानित तरीके से प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो उनका आप राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस तरह के विरोध प्रदर्शन से उनको तकलीफ है, जिसका अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ने दिया हुआ है। बहरहाल क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की नेता है, बहुत ही आपत्ति जताई है प्रधानमंत्री की इस भाषा को लेकर। हालांकि यह भी कहना है उनका कि यह भाषा कोई नई नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप है जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। नंगई आप की है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया। नंगे आप है जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया। नंगे आप हैं जिन्होंने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना कम किया। नंगे आप हैं जिन्होंने $500 बिलियन की आयात पर बात मानी। नंगे आप हैं जिन्होंने शून्य करने का टैरिफ का वादा किया। आप बात करते हैं, आपने तो एक ऐसा ट्रेड डील करी जिससे इस देश का किसान तबाह हो जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इस देश का उद्योग इससे प्रभावित होगा, निवेश पर डेंट लगेगा और नौकरियां बननी बंद हो जाएंगी। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है पहले जब कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले तो फिर उस समय दूसरे जो बड़े देश हैं वो व्यापार नहीं करते थे, पर आज बड़े देश भारत के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी को न अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, न ट्रेड के बारे में पता है। उनको सिर्फ जवानी जमा खर्च करना है, सिर्फ उनको लफाजी करनी है। प्रधानमंत्री मोदी को हो सकता लगता हो कि 2014 में इस विश्व की रचना हुई थी, उसके पहले सब लोग पत्ते और हुलू हुलू करते थे। ऐसा नहीं है, ये देश 2014 के पहले भी था, ट्रेड तब भी होता था, बड़े बड़े देशों से होता था। आपने $37 बिलियन का जो चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट था उसको बढ़ा के $116 बिलियन करने का काम किया है। आपने तो वो तरकीब बताई है कि जो $40 बिलियन का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस था वो डेफिसिट बनने जा रहा है। हम अब अमेरिका की निगरानी में तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हमारे किसान अब अमेरिका के किसानों से प्रतिस्पर्धा करेंगे जिनके 467 एकड़ के खेत होते हैं, हमारा 1.25 एकड़ का खेत होता है। तो ये उनकी भाषा पर आपत्ति जताया है और कहा है कि आखिर इस विरोध प्रदर्शन की वजह क्या थी, कम से कम आप उसको तो जान लीजिए। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन करने वाले कई नेताओं को, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है गया है, गिरफ्तार किया गया है। कल रात फिर अविनाश जी कुछ गिरफ्तारियां हुई। हाँ बिल्कुल, 4 जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार हो गए थे वो। और उसके बाद अब जो कल रात को
5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और जबकि उनको ये कहा जा रहा है कि संदिग्ध बताए जा रहे हैं। उसमें से एक जो है कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जितेंद्र यादव, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को कोऑर्डिनेट किया था, यानी सभी लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी उन्होंने उनके ऊपर थी और वो इस प्रदर्शन का भी हिस्सा थे। बाकी के जो 4 और संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, झांसी और ग्वालियर से गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें एक नाम राजा गुजर का है, दूसरा बिमल है, तीसरे बंटी शुक्ला और चौथे हैं प्रद्युम्न, और 5वां जो तो बताया नाम हमने जितेंद्र यादव का है। तो ये 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जितेंद्र यादव की तो गिरफ्तारी भी बता दी गई है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरीके से कुल 9 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। और लेकिन बात वही उठ रही है कि कांग्रेस तो पहले से ही बोल चुकी है कि भाई ये युवा हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो सवाल उठाए गए, जिसको लेकर सुप्रिया नेत्र ने भी सवाल किया है कि प्रदर्शन जिस मुद्दे को लेकर हुआ है, प्रधानमंत्री उस पर अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रहे हैं। वो जिस तरीके का उनका बयान आया है आज, जो कल वो मेरठ में थे, इस तरीके के बयान वो आमतौर पर चुनावी रैली में देते रहते हैं, लेकिन मेरठ में वो कोई चुनावी रैली नहीं थी कि भाई आप चुनावी रैली में होते हो, विपक्ष पर आपका काम है, विपक्ष पर आपको हमला करना है। नहीं, प्रधानमंत्री के लिए तो मुझे लगता है कि वो संसद तक जो है वह चुनावी रैली जैसा ही रहता है माहौल। वहां भी जब कभी बोलते हैं, और अब तो बोलने वहां पर महिला सांसदों के डर की वजह से बोलने भी नहीं जाते हैं। उसको लेकर भी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसका जिक्र किया है और बताया कि ये महिला कांग्रेस स्पीकर ने तो कहा था कि उनसे उनको खतरा हो सकता है जान का, लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया कि उनको उससे प्रधानमंत्री के पद का भी खतरा था, वो कब्जा करने आ रही थी वहां कुर्सियों पर, उसकी भी बात की जाएगी। लेकिन यूथ कांग्रेस ने अपने इन प्रदर्शनों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का और उनकी भाषा का जवाब दिया है। एक ट्वीट किया है यूथ कांग्रेस ने, देखते हैं हम लोग। उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी, आज आपने बहुत कुछ कहा, नंगई पर प्रवचन भी दिया, वो घिसा पिटा पुराना विक्टिम कार्ड भी दोहराया, लेकिन हमारे साथियों द्वारा उठाया गया देश का वो सवाल अभी भी जवाब की तलाश में है। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने आपको ट्रंप के सामने झुकने पर मजबूर किया? अब तो सच बता दीजिए। तो ये सच पूछा जा रहा है। उसी सच को पूछने के लिए वहां प्रदर्शन भी हुआ था, उसी सच को पूछने के लिए पूरे बजट सत्र में संसद में सांसद लोग सवाल पूछते रहे। बजट सत्र चलने नहीं पाया, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की वजह से उनको बड़ी चिंता हो गई है, नाराजगी। और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि कितने परेशान है वो, कितनी झुंझलाहट उसमें दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी एक बार फिर ट्वीट किया है कि कब तक, उन्होंने कहा भी है, उनका बयान भी सुनते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, कब तक वो अपने को पीड़ित बताते रहेंगे। सवालों का जो जवाब पूछा जा रहा है तो सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब यूथ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अब तो बता दीजिए, लेकिन लगता है क्या कि बता देंगे? नहीं, मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड डील का मुद्दा है, उसमें जो भी चीज़ें आई हैं वो अमेरिका से ही आई हैं। भारत सरकार की तरफ से कोई भी मुद्दा उस जो ट्रेड डील से जुड़ा हुआ है, एक भी बात भारत सरकार की तरफ से नहीं बताई गई है। सिर्फ जो अमेरिका से तरफ से बता दिया जाता है कि भाई भारत 500 अरब डॉलर का सामान अमेरिका से खरीदेगा, या खेती के लिए जो कुछ दालें हैं या कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो अब भारत में बेचे जाएंगे अमेरिका के, और उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये सब बातें जो आ रही हैं वो अमेरिका से आ रही हैं। भारत सरकार की तरफ से ना तो उनका कोई खंडन किया जा रहा है और ना ये बताया जा रहा है कि भाई जो ड्राफ्ट है ट्रेड डील का उसमें है क्या क्या। बस खाली यही कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अपने फायदे की डील की है। अरे भाई, तो फायदा भी तो बताएं। तो सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगाया गया है, आज भी सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर ही लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात वही है कि जो ड्राफ्ट की जो शर्तें हैं वो पूरी की पूरी, जिस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप के आए हैं उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो डील में एक ही देश झुका है, वो भारत झुका है, और अमेरिका की हर शर्त मानी गई है। खरीदार एक भारत बनेगा, सामान अमेरिका बेचेगा सारे के सारे अपने, और भारत को सिर्फ खरीदना है, भारत को कुछ ज़्यादा नहीं मिलना है। तो भाई आप ऐसी डील क्यों कर रहे हैं? और जब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब सवाल पूछा जा रहा है तो भाई आप बता दीजिए ना कि भाई डील में क्या क्या चीजें हैं। भाई अमेरिका जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। आप ये अमेरिका की तरफ से ये बताया गया है, जबकि ड्राफ्ट जो है, भाई जब ड्राफ्ट तैयार हो चुका है तो वो ड्राफ्ट ऐसा तो है नहीं कि उसकी कॉपी अमेरिका के पास नहीं है, उसकी कॉपी इंडिया को इसके साथ साझा नहीं की गई है। तो फिर आप बात किस चीज पर कर रहे हैं?
अब अगर आपके पास में वो ड्राफ्ट है जो एक तरीके से जिस पर समझौता होना है, तो आप उसको जारी कर दीजिए कि भाई ये सब चीज़ें, इन चीज़ों पर सहमति बन गई है, ये वो मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है, बातचीत चल रही है, और जैसी बातचीत हो जाएगी वैसी सिग्नेचर भी हो जाएंगे। तो अब जिन मुद्दों पर सहमति बन गई है, भारत सरकार को बता देना चाहिए सीधा सीधा कि भाई खेती से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो जिन पर अभी सहमति नहीं बनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट पर बन गई है। तो आप जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक आपसे लगातार सवाल पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि हर सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ट्रेड सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, वहाँ हर जगह इस बात की चिंता है, डेयरी सेक्टर है, कि ये इस समझौते में किस तरीके से देश के किसानों का, देश के जो व्यापारी हैं उनके हितों को गिरवी रख दिया गया है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, हर जगह विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। पवन खेड़ा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और कहा है सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री जी, बदनामी इस वजह से नहीं हुई, बदनामी जो ये एआई इंपैक्ट में बहुत कुछ हुआ है उसकी वजह से हुई, और बदनामी इससे हो रही है जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार आपको भी और देश को भी अपमानित कर रहे हैं। सुन लेते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। किसने, कौन कह रहा जगहसाई? जगहसाई इनकी हो रही है। इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जो इश्तिहार चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के बच्चों ने। तो ये वही बात कह रहे हैं पवन खेड़ा की, जो जगहसाई है, बदनामी है, वो जिन वजहों से हुई, आप उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? ट्रंप रोज आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, देश की बेइज्जती कर रहे हैं। इसके अलावा एआई समिट में किस तरीके से वहाँ जो आए हुए विदेशी मेहमान हैं उन लोगों ने उसकी एक वहाँ पर जो इंतज़ाम था वो कुछ देखा, उसको लेकर आलोचना हो रही है। वहाँ जिस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा है एक विश्वविद्यालय, उसको लेकर बदनामी हो रही है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आपको विरोध प्रदर्शन से, जबकि वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है देश का, उससे नाम ही होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है यहाँ पर, कि सम्मेलन में भी यहाँ विपक्षी लोग या विरोध करने वाले लोग सरकार की मुखालफत कर सकते हैं। इससे तो ये दिखाई पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस यूनिवर्सिटी के चोरी की, जिस यूनिवर्सिटी ने चीन के प्रोडक्ट को लेकर, उस यूनिवर्सिटी को अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। सवाल नहीं पूछा गया है कि भाई आप किसी का प्रोडक्ट चोरी करके अपना कैसे बता सकते हैं, और वो भी एक ऐसे जगह पर जहां दुनिया भर के लोगों को आपने जोड़ रखा है। आप अपनी ताकत बता रहे हैं कि भाई इतने एआई समिट में इतने देशों के प्रतिनिधियों ने शामिल हुए हैं वहां पर, और उसको लेकर आपने अभी तक एक भी नोटिस जारी नहीं किया है। और दूसरा, जिस समिट में हिस्सा लेने के लिए एप्स्टीन फाइल में नाम आया था बिल गेट्स का, तो आपने गेट्स को तो आने से रोक दिया, लेकिन आप अपने मंत्री को नहीं रोक पा रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर। भाई आपने गेट्स को बाहर कर दिया एआई समिट से, तो पर आप अपने मंत्री को बाहर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो सवाल तो लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना तो एप्स्टीन फाइल के ऊपर कुछ बोलने को तैयार हैं, और ना ही वो ट्रेड डील को लेकर कोई भी चीज़ बोलने को तैयार है। सिर्फ और सिर्फ उनका, अभी तो 5 राज्यों में चुनाव शुरू होने वाले हैं, हमें लगता है उन्होंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरीके से मेरठ में उनका बयान आया है, वो पूरा का पूरा चुनावी रैली वाला मामला दिखाई दे रहा था। वो कहीं से नहीं ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री एक जो रेल कॉरिडोर है उसका उद्घाटन करने के लिए गए हों। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री किसी चुनावी रैली के लिए वहां गए हुए हैं। आपको याद होगा अविनाश की ये जो है रैपिड रेल है, मुझको लगता है ये 3-4 बार उद्घाटन इसका हो चुका है, अगर आपको ध्यान हो। हाँ बिल्कुल, अभी तो इसके उद्घाटन और भी होंगे। अभी तो प्रधानमंत्री को हरी झंडी भी दिखानी है। तो 2027 आएगा जब यूपी के चुनाव होंगे, तब भी जरूरत पड़ेगी उद्घाटन की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब कई ट्रेनें चलाई जाएंगी, उनको हरी झंडी दिखाएंगे, और कुछ टुकड़े रह गए होंगे। यदि मालूम पड़ा कि एक प्लेटफॉर्म और बनना है, तो प्लेटफॉर्म के उद्घाटन पर पहुंचेंगे, क्योंकि पश्चिमी यूपी में बहुत जबरदस्त लड़ाई होनी है। तो क्योंकि करीब 100 से ज़्यादा सीटें हैं, 128 से 29 करीब सीटें पड़ती हैं विधानसभा की, तो ये बहुत
मान के चलिएगा पश्चिमी यूपी से जो पार्टी जीतकर निकलेगी वही सरकार भी बनाएगी। और बीजेपी को पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें यही मिली थी। पूर्वांचल में तो समाजवादी पार्टी ने, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वहाँ समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी। और इस बार तो और भी मतलब बीजेपी की हालत वहाँ और ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए बेस्ट यूपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जैसा आपने बोला है कि अभी कई बार इसके उद्घाटन हो सकते हैं और होंगे भी चुनाव से पहले, क्योंकि हो सकता है उसमें ट्रेन में एक आध दो डिब्बे जोड़े जाएं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां कार्यक्रम बने। 3 बार अब तक इसका बताया जा रहा है कि उद्घाटन किया जा चुका है। बहरहाल जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री ने वहां यूथ कांग्रेस के नेताओं के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उस भाषा को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भाषा क्या है। और विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इससे देश की बदनामी हुई। बदनामी उससे होती है जिस भाषा में आप अपनी विपक्षी पार्टियों की आलोचना कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी प्रधानमंत्री की इस भाषा पर बहुत आपत्ति जताई है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत को। कांग्रेस तो भारत की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए ब्रिटेन के राजा के सामने भी गांधी के नेतृत्व में अधनंगी गई थी मोदी जी। और अब देश को अंग्रेजों के चाटुकारों से आजादी दिलाने के लिए उस मंडपम में भी अधनंगी गई। आपको क्या दिक्कत है? ना तो आप तब अधनंगे थे, ना आप आज अधनंगे हैं। 10 लाख का सूट पहनते, 10 लाख का सूट पहनने वाले अधनंगे फकीर की नेतृत्व नहीं समझ सकते। लाखों रुपए के चश्मे पहनने वाले लोग देश की व्यथा कथा नहीं समझते, उन किसानों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस ट्रेड डील की है। उन व्यापारियों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस की ट्रेड डील की है। चेत जाइए, हिंदुस्तान के अधरंगे फकीरों को सम्मान कीजिए। ये देशद्रोही नहीं, ये लोग देशभक्त हैं। इनका विरोध करने वाले लोग गद्दार भी हैं और देशद्रोही भी हैं। तो ये किस वहाँ पर कांग्रेस पार्टी गांधी जी का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे वो गए और वहाँ उस समय भी वहाँ जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्होंने गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। खैर वो अब इस प्रोटेस्ट में, लेकिन जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखी तो उसमें उस तरह से वो दिख भी नहीं रहे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनको नंगा बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। सही बात है, क्योंकि सिर्फ शर्टलेस प्रदर्शन था वो मतलब टॉपलेस भी नहीं थे वो लोग प्रदर्शनकारी। कि भाई जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि पूरी तरीके से नंगे हो, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो भी वीडियो जो वहाँ से आए हैं उसमें कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा था कि वो कोई हिंसक प्रदर्शन है। सिर्फ विरोध दर्ज कराने के लिए कुछ 1 दर्जन कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे हैं, 1 दर्जन युवा थे बस खाली, और उन्होंने सिर्फ नारेबाजी की है। और उसको लेकर जिस तरीके से पूरी सरकार और पूरी बीजेपी जिस तरीके से बवाल मचाए हुए हैं, और उसको लेकर क्योंकि एआई समिट में जिस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं जो आप शुरुआत से बोल रहे हैं, उनसे मुझे ध्यान हटाने के लिए कि भाई सरकार किस तरीके से अपना बचाव करे। तो फिर क्योंकि बीजेपी का आप देखिए पूरे 11 साल से जहां पर भी फंसते हैं वहां वो आक्रामक तरीके से विपक्ष को ही एक उस पूरे मामले का गुनहगार साबित करने की कोशिश में जुट जाते हैं। कुछ नहीं होता है तो वो नेहरू को ले आते हैं कि भाई नेहरू की गलती थी इसलिए अब उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। तो एआई समिट में जितनी भी अव्यवस्थाएं थी, उन सभी अव्यवस्थाओं के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश चल रही है। अरे भाई पूरा आयोजन आपका था, 5 दिन तक लगातार जनता को कब एंट्री देनी है कब नहीं देनी है, उसके बावजूद जिस तरीके के घोटाले, जिस तरीके की अव्यवस्थाएं सामने आई हैं, उनके जवाब देश मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रधानमंत्री सबसे जो मुद्दा चल रहा है ट्रेड डील का, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री एक बार उसका जवाब दे दें, उसके बाद ये सवाल सारे उठने बंद हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। जिस लोकसभा चुनाव में बजट सत्र का पहला जिस तरीके से भाग निकला है, वो अब जो दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है 9 मार्च से, ये मुद्दा तब भी उठेगा। तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। आप यही नहीं है कि भाई आप सदन में आएंगे और अपनी स्पीच देकर चले जाएंगे। विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, पहली बात तो स्पीकर की तरफ से वो सवाल ही नहीं पूछने दिए जाते कि आप इसका नाम नहीं ले सकते, उसका नाम नहीं ले सकते, ये डील हुई नहीं है। तो सब अब तो खैर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। बिल्कुल। और अच्छा एक चीज और भी है कि कल जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है और भी जगहों पर, चूंकि राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव तरीके से संसद के भीतर भी बाहर भी
मुद्दे ये उठाते रहते हैं और जवाब मांगते रहते हैं। इसीलिए उनको उनकी सदस्यता खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर वो चुनाव ही आगे न लड़ पाएं ये साजिश भी की जा रही है, जो कहा जा रहा है, और उसके लिए बाकायदा प्रस्ताव तक लाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नाम तो नहीं लेते हैं पर हमला वो बोलते रहते हैं, और उनकी जो झुंझलाहट है वो भी दिखाई पड़ती रहती है कि राहुल गांधी के सवालों से किस तरह से चिंतित है। अब जयराम रमेश है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं, वो उन तथ्यों के आधार पर, उन रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहे हैं जो दुनिया भर के अखबारों में, मीडिया में छप रही हैं और सबके पास आ रही हैं। तो आप उनके सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, और उन चीज़ों से जो डील हुई है, देश का पूरा किसान चिंतित है, वो सड़कों पर उतरने जा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आपसे मांग कर रहा है कि आखिर आपने किससे पूछकर किसानों के बारे में, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आपने अमेरिका के साथ ये डील कर ली है, आप ये बताइए तो आपको बताने में दिक्कत क्या है। सुन लेते हैं एक बार जयराम रमेश को क्या कह रहे हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, कोई अपने मन से नहीं पूछ रहा है, ये उस डील में जो तमाम बातें आई हैं उनके आधार पर ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। कहाँ मैं तो इस आधार पर कह रहा हूँ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, राहुल जी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, खड़गे जी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं ना। क्यों किसान संगठन चिंतित हैं, क्यों किसान चिंतित हैं? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, क्यों सभी किसान समुदाय में भारी आशंका है, भय है, चिंता है। क्यों नहीं ये विश्वास दिला सकते? क्योंकि लोग जानते हैं लिखा क्या है। ये एडिशनल प्रोडक्ट्स घटाएंगे या हटाएंगे, एडिशनल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? कल दाल में भी हो सकता है आयात कमी। जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं पल्सेस पर, वो भी आप घटाएंगे जो अमेरिका से आप आयात करेंगे। ये एडिशनल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? तो जिस तरीके से जो जल्दबाजी की है ना, जल्दबाजी में ये हुई है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं, और इसका पूरा असर, नकारात्मक असर, सीधा नकारात्मक असर हमारे किसानों पर होगा। तो ये बहुत गंभीर मसला है कि किस तरह से बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कोई सहमति लिए इस डील को किया गया। और सबसे बड़ी बात कि जल्दबाजी में 6 महीने से ये डिले हो रही थी। अचानक एप्स्टीन फाइल्स सामने आती हैं, प्रधानमंत्री घिरे नजर आते हैं, कई और मंत्री घिरे नजर आते हैं, कई लोग घिरे नजर आते हैं, और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं जब चाहूँ उनका राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूँ। तुरंत वो इस डील पर एक साइन हो जाता है वहाँ पर। तो ये पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी हड़बड़ी में डील साइन करने की क्या जरूरत थी? आपने देश के किसानों के हितों का भी आपको ख्याल नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके का ट्रंप का बयान आता है उसके 1 महीने के अंदर डील पर साइन हो जाते हैं। मतलब 1 साल से जो डील नहीं हो रही थी वो एक धमकी से हो जाती है, और उसके बाद तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। आप कुछ बता नहीं रहे हैं, जो भी कुछ बता रहा है वो अमेरिका की तरफ से ही बताया जा रहा है। और राहुल गांधी जो भी सवाल उठा रहे हैं, भाई अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए ना। एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत इसीलिए नहीं पड़ रही है कि मामला कोर्ट में जाएगा तो सरकार से पूछ लिया जाएगा सच्चाई क्या है, तो पर सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। तो इसीलिए राहुल गांधी को पर आप आरोप तो लगा देते हैं उन पर कि भाई देश को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, भाई जिस तरीके से जयराम रमेश ने बोला है कि भाई वो सार्वजनिक है, जो दुनिया भर का मीडिया बता रहा है वही चीज राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि भाई ये अमेरिका का मीडिया बता रहा है, अमेरिका के नेता बता रहे हैं, वहां की सरकार बोल रही है सब चीजों को, तो और आपकी तरफ से आपकी पार्टी का एक प्रवक्ता आके उसका खंडन कर देता है। भाई प्रवक्ता से मतलब नहीं है, वहां की सरकार जब बोल रही है तो सरकार के स्तर से आप जवाब दीजिएगा कि भाई जो ट्रंप बोल रहे हैं, जो वहां के विदेश मंत्री बोल रहे हैं, जो वहां के सीनेटर बोल रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं? और अगर वो बात सही है तो फिर जाहिर सी बात है जो पूछ रहे हैं कि आपने कंप्रोमाइज क्यों किया। क्या सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप इस डील पर साइन कर रहे हैं उस समय देश में संसद का बजट सत्र चल रहा है, और उस समय भी संसद को यह जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर यह डील क्या है जिसको भारत सरकार साइन कर रही है। और यह भी कि उस डील की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताई जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब आप अमेरिका से तेल खरीदेंगे, और वही सरकार कर रही है। तो अब फिर यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा विपक्ष की ओर से
कि आप डोनाल्ड ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे क्यों झुक गए हैं, क्या मजबूरी है, आप जवाब दीजिए। झुके हैं या नहीं झुके हैं, कम से कम आप वही बता दीजिए। आप वो भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप बताएंगे तो आपको दोनों सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी पर भी, मुझे लगता है कि पहली बार खतरा जताया है उन्होंने। 240 सीटें पाने के बाद वो डरे सहमे तो जरूर है, क्योंकि बैसाखी पर चल रही है सरकार। कोई बैसाखी, अगर एक भी बैसाखी इधर उधर खिसक गई तो सरकार तो गिर जाएगी। लेकिन कल उन्होंने जो बात कही है तो यह दिखाई पड़ गया है कि उनको वास्तव में किस बात का खतरा है, और उसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर हमला बोला है कि महिला सांसदों से आपको ये डर है, आपकी कुर्सी कौन छीन लेगा। कुर्सी तो जिस तरीके से मिलती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री को, उसी तरीके से मिलेगी। क्या आप इस तरह की भी तैयारी कर रहे हैं कि कुर्सी किसी की छीन के भी कोई बैठ जाएगा? क्योंकि कल उन्होंने महिला सांसदों के लिए, कांग्रेस की महिला सांसदों के लिए यही बात कही थी। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरीके से जवाब दिया है प्रधानमंत्री की चिंताओं का। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दो ऐसी बातें कही जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहाँ हो सकता है कठपुतलियां हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियां नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती हैं। आपका विरोध करने को वहां गई थी, ये अलग बात है कि आप डर के मारे वहां से भाग निकले। ये आपकी संघी सोच और मानसिकता को दिखाता है, जो आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है, जो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में घिनौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में आप उससे सलाह ले रहे थे, और उसके कहने पर इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाच गा रहे थे। आपकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, 2017 तो उसके पहले से एप्स्टीन से उनके प्रगाढ़ संबंध, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसकी घिनौनी हरकतें, उसके एग्जॉटिक आइलैंड की बात करते हुए भी, लेकिन आप उसको अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे। भगवान ही जाने क्या मजबूरी है आपकी। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी, थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है, उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप कायर हैं, घबराए हुए हैं और अनैतिक भी हैं। तो ये किस तरीके से, सबसे जो गंभीर मुद्दा है वो है प्रधानमंत्री की भाषा का। खामोशी तो है, लेकिन जब खामोशी तोड़ रहे हैं तो किस भाषा में तोड़ रहे हैं, वो बहुत हैरान करने वाली। नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो है कोई प्रधानमंत्री का जो बयान है उसको लेकर बीजेपी के नेता भी उसका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से मतलब एक चंद महिला सांसद, 7 महिला सांसद अगर पहुंच जाती हैं, जबकि इससे पहले हमने कई विधानसभाओं में देखा है वहां तो मारा पीटी हुई है जबरदस्त तरीके से, कई लोग सांसद घायल हुए हैं, लेकिन तब भी वहां की सत्ताधारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन यहाँ महिला सांसद सिर्फ एक बैनर लेकर पहुंच जाती हैं तो प्रधानमंत्री का बयान आता है कि भाई वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। भाई वो तो वहां तक पहुंची भी नहीं थी, वो तो सिर्फ आपके मतलब ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री का जो रास्ता था उनको सिर्फ बैनर दिखाने के लिए वहां खड़ी हुई थी, सवाल पूछ रही थी। सवाल पूछना क्या प्रधानमंत्री पद पर कब्जे की कोशिश है? भाई ये प्रधानमंत्री पद पर कौन पहुंचेगा ये जनता तय करेगी, वही वोट देकर आप किसी को भी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाती है। इस बार बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, तो ये तो पहले से ही दिखाई दे रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का पद 2029 तक बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, क्योंकि बैसाखियों के ऊपर वैसे भी सरकार चल रही है ये, और लगातार हर साल बीजेपी के अंदर से ये चीज़ उठती है कि भाई पता नहीं कि कब सरकार चली जाए। चुनाव के मोड में पार्टी पूरी तरीके से बनी हुई है कि भाई कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है। बिल्कुल, और खतरा है भी, चूंकि जिस तरीके से इधर पार्टी के
भीतर भी गिरोहबंदी जबरदस्त तरीके से चल रही है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में। इसको लेकर भी तो कुर्सी पर तो खतरा दिखाई ही पड़ता है, लेकिन उस खतरे को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बताने भी लगे हैं। ये थोड़ा सा एक अपडेट है इसमें, लेकिन यहाँ उनको चुनौती तो मिल ही रही है, पार्टी के भीतर से भी मिल रही है, खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र सीमा को पार किए हैं। यह लगातार मिल रही है। ये सब तमाम चर्चाएं होती रहती हैं राजनीतिक जगत में कि आरएसएस का दबाव है, पार्टी के भीतर नेताओं का दबाव है, और सबसे बड़ी चुनौती उन्हें मिल रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उधर योगी आदित्यनाथ ये है कि पूरी की पूरी जो बीजेपी की राजनीति है उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जो सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ पदवी होती है, सबसे ऊपर की पदवी होती है, उनको अब जेल भेजने की तैयारी में है। और किस तरह के उनके ऊपर बहुत ही घिनौने किस्म के आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने वालों की भी बात करेंगे, लेकिन अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उनको जेल भेजने की तैयारी है। उनके वकील को सुनते हैं, मदन मिश्रा हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील। वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये साजिश की गई है और क्या तैयारी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ अब विदेश जा चुके हैं, सिंगापुर और जापान के दौरे पर चले गए हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद, और ये कहा जा रहा है कि ये एफआईआर और जो कुछ भी संगम में, माघ मेले में जो कुछ हुआ उनके साथ, शंकराचार्य के साथ, इन सब चीज़ों के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट भी कर दिया कि शंकराचार्य को लेकर उनके अंदर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। शंकराचार्य के खिलाफ भी बहुत कुछ उन्होंने कहा, विधानसभा के भीतर भी कहा, लेकिन अब उनको गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। सुनते हैं मदन मिश्रा को, जो वकील हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के। आप लोग लीगल टीम से हैं जी, और गेट के बाहर खड़े, क्या सूचना मिली, तो किस तरीके सूचना कहीं से आई है कि झूसी पुलिस, जहां महाराज जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वहां की पुलिस आ रही है। बस एप्लीकेशन का किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है और आगे किस एप्लीकेशन के, जो आप लोग को एप्लीकेशन या जो एफआईआर हुआ है, अभी एफआईआर हुआ और कैसे अचानक से एफआईआर 24 जनवरी को हुई है, जो कि घटना उसमें बताई जाती है 2025 की। साल भर बाद एफआईआर होती है। इससे यह अपने आप में एक साजिश लग रही है। तो आप लोग की तरफ से कोई स्टेप लिया गया है क्या? अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है। आगे इनकी विवेचना के बाद ही, जो जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, उसी आधार पर हम लोग पुलिस आगे आती है और गिरफ्तार करती है, तो आप लोग किस तरीके से पहला प्रोविजन तो ये है कि सीआरपीसी में प्रोविजन है कि 80 किलोमीटर के ऊपर अगर आप ले जाते हैं, झूसी यहाँ से 100 किलोमीटर के ऊपर है, तो स्थानीय मजिस्ट्रेट से आपको जर्नी वारंट लेना पड़ेगा। और गिरफ्तारी बहुत आसान नहीं है महाराज जी की, बहुत आसान नहीं है। एक महाराज जी अपने आप में बहुत, शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा पद होता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि गिरफ्तारी। एक बात, जो शंकराचार्य के पद को लेकर बात आई है, जो कोर्ट के ऑर्डर से, उसमें तो शंकराचार्य ज्योतिषपीठ लिखा हुआ है। हाँ, शंकराचार्य वर्ड यूज है, यस। लेकिन ऐसे सरकार तो मान नहीं रही है शंकराचार्य। ये प्रमाण पत्र थोड़ा ही जारी होता है, ये तो विद्वत परिषद और ये इसका एक अलग प्रोविजन है, जो वो लोग तय करते हैं, धर्माचार्य तय करते हैं, उसी के अनुसार फिलहाल हम लोग मठ के बाहर खड़े हैं। हाँ, फिलहाल हम लोग मठ के बाहर खड़े हैं, घटनाक्रम पर नजर लगाए हुए हैं, क्या होता है। क्या आपका शुभ परिचय क्या है? मदन मिश्रा एडवोकेट। तो गिरफ्तारी की तैयारी तो हो रही है, लेकिन आसान नहीं है गिरफ्तारी, ये बता रहे हैं मदन मिश्रा, वकील हैं, और कह रहे हैं कि चूंकि ये एफआईआर दर्ज कराई गई है झूसी में, प्रयागराज में, और ये झूसी उस इलाके में आता है जहां संगम है, यानी जो केस जहां पर ये विवाद हुआ था उस इलाके में है। पर शंकराचार्य के खिलाफ जिस व्यक्ति ने, वो भी अपने को महात्मा कहते हैं, लेकिन वो भी गिरुआ धारण करते हैं, आशुतोष कुछ नाम है उनका, ब्रह्मचारी, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, और उनके खिलाफ 21 मुकदमे लग रहे हैं बहुत ही गंभीर धाराओं में, और वो हिस्ट्री शीटर भी बताए जाते हैं, हिस्ट्री शीटर हैं बाकायदा वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उसका पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो यही है कि 1 साल पुराना मुकदमा है,
एक साल मतलब जो बताया जा रहा है कि जो शिकायतें हैं वो 2025 जिससे पिछले साल जो कुंभ लगा था उस कुंभ के मेले के समय की शिकायतें हैं। और जिन 2 नाबालिग लड़कों को पेश किया है शिकायतकर्ता के रूप में, ये कहा गया है कि उनके शिष्य हैं, तो उस पर जवाब भी आया है। शंकराचार्य की तरफ से बोला गया है कि भाई जिन लड़कों के बारे में बात की जा रही है वो हमारे गुरुकुल में कभी हमारे शिष्य रहे ही नहीं है, वो कभी यहाँ आए ही नहीं है, और आप 1 साल बाद अचानक ही मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करते हैं और कहते हैं इनका शोषण किया गया है। तो ये मुद्दा जो है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश हो गया कि एफआईआर होगी, एफआईआर कर ली गई है, लेकिन शंकराचार्य की गिरफ्तारी करना बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक मौखिक आरोप के ऊपर आप चले जाते हैं, आपको उसके सबूत देने पड़ेंगे। भाई इस बार जो प्रयागराज में माघ मेला लगा था तो शंकराचार्य को पता था कि भाई उनको फंसाने की कोशिश की जाएंगी, तो इसीलिए उन्होंने इस बार तो सारे सीसीटीवी वगैरह लगा लिए थे, नहीं तो इस बार ही कोई मामले निकल आते, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये सारे आरोप अगर थे, पहले के आरोप थे, तो ये अचानक अब क्यों सामने आ रहे हैं। और सारी चीजें जो कहा जा रहा है, चाहे उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा हो कि आप शंकराचार्य हैं कि ये नहीं है, अब शंकराचार्य का सर्टिफिकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई गालगोटिया यूनिवर्सिटी तो जारी करती नहीं है। शंकराचार्य तो विद्वत परिषद होती है, उनका अपना एक सिस्टम है जो किसी को शंकराचार्य बनाता है, नियुक्त करता है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद आध्यात्मिक संत अपने को बताते हैं, सन्यासी बताते हैं, उनको तो इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया, शंकराचार्य से अपमानित किया गया, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। हालांकि जो वकील हैं जिनको अभी सुना हम लोगों ने, वो बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। जिस तरीके के उनके ऊपर आरोप है, पहले उसकी विवेचना होगी, उसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है, जब विवेचना में कुछ तथ्य सही पाए जाएंगे। लेकिन शंकराचार्य गिरफ्तारी देने को तैयार है और कह रहे हैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कि कोर्ट में वो सारी चीजें रखेंगे अगर उनको बुलाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। सुनते हैं खुद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा है। की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पर बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है?
कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी किस एजेंसी पर आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य वश में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत जैसे हम गौ हत्या बंदी की मांग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे महात्मा है जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं। अरे भाई, सत्ता के साथ रहो, कौन मना करता है? लेकिन जो गौ हत्या को समर्थन देने वाली सत्ता है, जिस सत्ता के समय में गौ हत्या बढ़ रही है, जिस समय गायों की संख्या घट रही है, जिस समय बीफ का निर्यात बढ़ रहा है, उस समय तो उनसे सवाल पूछो तो वो नहीं पूछ पा रहे हैं। वो कहते हैं हम इनके साथ हैं, वो ठीक हैं, उनके लिए सारी सुविधा है। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए, ये हो रहा है। स्वामी जी एक छोटी सी ये हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रहार नहीं है, ये शंकराचार्य नाम की उस संस्था के ऊपर प्रहार है जिस संस्था के द्वारा सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है। चलो। तो ये सीधे तौर पर इनका कहना है कि ये शंकराचार्य नाम की संस्था पर प्रहार है। और जिस तरीके से अभी उसमें जो नीयत एक तरीके से दिखाई पड़ रही है, वो दिख रही है कि ये जानबूझकर ये सारे मुकदमेबाजी की जा रही है, क्योंकि अगर कोई शिकायत थी, कोई दिक्कत थी, तो ये सारी चीज़ें पहले आनी चाहिए थी। अचानक इस घटना के बाद कैसे आ रही हैं? और दूसरी ओर शिकायतकर्ता कौन है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अविनाश जी। नहीं, बिल्कुल, जो शिकायतकर्ता कौन है ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शिकायतकर्ता एक पार्टी का एक तरीके से समर्थक माना जाता है। और जिस तरीके से शंकराचार्य ने सवाल उठाए हैं सरकार पर, खासतौर पर जिसमें माघ मेला में जिस तरीके से टकराव हुआ और उनको जानबूझकर नहाने से रोका गया, स्नान से, मकर संक्रांति का स्नान नहीं कर पाए, वो कोई भी स्नान नहीं कर पाए, बिना स्नान किए वो माघ मेला से वापस चले गए। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई शंकराचार्य माघ मेले में पहुंचा हो और बिना स्नान के वापस चला गया हो। और अब आप सवाल कर रहे हैं कि भाई ये कौन शंकराचार्य है? अरे, 1 साल पहले जब मुकेश अंबानी के लड़के की शादी होती है तो प्रधानमंत्री उनके पास में पहुंच के उनके चरण छूते हैं और उनको शंकराचार्य बोलते हैं। प्रधानमंत्री तो शंकराचार्य मान रहे हैं, लेकिन यूपी की सरकार पूछ रही है कि कौन शंकराचार्य है। और इस मुद्दे पर खुद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक विभाजन दिखाई पड़ रहा है। उनके बाकी जो 2 डिप्टी सीएम हैं, वो जो कुछ भी शंकराचार्य के साथ हुआ है, उनके शिष्यों के साथ हुआ है, उसको वो महापाप बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये माना जाता है कि जो डिप्टी सीएम है वो दिल्ली के समर्थक हैं, और दिल्ली में और लखनऊ में जो लड़ाई चल रही है वो सबके सामने है कि बीजेपी नहीं चाहती कि भाई इस बार विधानसभा चुनाव दोबारा से बीजेपी जीत जाए यहाँ से, क्योंकि जीतेगी विधानसभा चुनाव तो योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो जो दिल्ली की बीजेपी के नेता तमाम हैं वो खुद चाहते हैं कि भाई इस बार चुनाव हार जाएं, ताकि नरेंद्र मोदी के विकल्प को जो तैयार करने की कोशिश चल रही है उनके विरोधी गुट की तरफ से, वो विकल्प भी खत्म हो जाए। तो ये कोशिश तो ये भी चल रही, क्योंकि अगले साल ही चुनाव होना है। और जिस तरीके से शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर, क्योंकि अगर ये मुद्दा इस समय तूल पकड़ता है तो फिर इसका नुकसान 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं बीजेपी को वहां पर भी होना है। तो इसीलिए भाई यूपी में जो दिल्ली खेल करे उससे पहले ही लखनऊ की तरफ से बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश पहले से ही शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वो बार
बार सरकार पर हमलावर हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। उन्होंने